का सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल्स अगर पूछते हैं तो यही वाला कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे हमने बोला। देखो हो गई ना कंफ्यूजन इसमें, कई लोग जो है नर्व सेल भी आंसर दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको बोला था इसमें एक्सेप्शन है, जब सबसे बड़ा सेल पूछा जाता है तो न्यूरॉन है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन जब सबसे बड़ा सेल फीमेल में पूछा जाता है तो फीमेल एग, मादा अंडे जो होते हैं वो सबसे बड़ा सेल जो है वो पूछा जाता है, तो बिल्कुल फीमेल एग आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, लाइट वेव्स जो है वो क्या होती हैं? तो एक बार तो आपने उसको तरंगों के हिसाब से देख लिया कि भाई अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, लेकिन अगर इसी चीज को मैं इलेक्ट्रो के हिसाब से पूछूं तो क्या रहेगा आपका आंसर? देखिए अब मैं वही आपको शुरू में भी समझाना चाह रही थी, क्वेश्चन सेम है ना, पहले भी लाइट इज क्या लिखा था, लाइट इज है, अभी भी लिखा है लाइट वेव्स आर, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ऑप्शन आते ही क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो वही चीजें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो याद रखिए आप, लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके इसको यहाँ पे हम टर्म करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ऑक्सीजन की 3 चीजें लिखी हैं 8, 8, 8, ठीक है, और उनके जो एटॉमिक मास है वो 16, 17, 18, तो 8 क्या है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन उसका मास अलग अलग हो रहा है 16, 17, 18, तो इनको क्या बोलेंगे बताइए? ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है जो अपने मास को बदल पाते हैं? बिल्कुल आपको याद रखना है, मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि अगर किसी की टोपी अलग हो रही है ना, इनकी टोपी अलग है ना, एक ने 16 की टोपी पहनी, एक ने 17 की, एक ने 18 की, तो जब टोपी अलग होती है तो ये हो जाते हैं आइसोटोप या फिर समस्थानिक इनको बोल दिया जाता है। और यही क्वेश्चन अगर बिल्कुल अपोजिट आए, पैर अलग हो जाते हैं, तो आइसोबार आपको याद रखना है, समभारिक। ये क्वेश्चन है आपका किसके लिए? आइसोटोप के लिए, क्योंकि इनकी टोपी अलग है ना, तो आइसोटोप जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए कार्बन के 2 आइसोटोप या बहुरूप को इस्तेमाल करते हैं, कौन से बहुरूप हैं आपको बताना है? तो बिल्कुल कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 को इस्तेमाल किया जाता है, C12 और C14 को एज ऑफ फॉसिल के लिए पता लगाने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए आपकी स्क्रीन पे, टेफ्लॉन क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, टेफ्लॉन की डिटेल यूपीएससी ने भी एक बार पूछी हुई है, तो टेफ्लॉन जो है वो क्या होता है? ये कोटिंग होती है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसका यूज क्या है, तभी आप बता पाओगे। तो फ्लोरोकार्बन इसको हम बोलते हैं, CF2 जो है वो टेफ्लॉन का जो है फॉर्मूला बोला जाता है, CF2 करके। और ये जो आपके घरों में नॉन स्टिक बर्तन आप इस्तेमाल करते हो ना, ये काले रंग की जो कोटिंग होती है, अब तो मार्केट में बहुत ही लाल, पीली, हरी भी कोटिंग आने लग गई है, तो ये जो काले रंग की कोटिंग होती है ना, उसी को टेफ्लॉन करके बोला जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो फ्लोरोक्लोरोकार्बन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल? तो मेटालिक मतलब वो जिसको आपने, जैसे कि ओर्स आप पढ़ते हो, अलॉयज आप पढ़ते हो, ओर्स पढ़ा, तो हेमेटाइट किसका और है ना, ये चीज पढ़ी है ना आपने, बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट, ये सारे किसके और हैं? आयरन के और हैं। जिप्सम किसी का और है क्या? नहीं, बल्कि जिप्सम से ना हम कुछ और बना लेते हैं, पीओपी वगैरह, लेकिन जिप्सम किसी का और नहीं है ना, तो आपको याद रखना है कि जिप्सम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? सिरके में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सिरके में एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है, तो सिरका जो है वो एसिटिक एसिड से रिलेट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 208,
द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क जो है वो किस चीज का उदाहरण है? केमिस्ट्री में कोई भी चीजें आपने पानी में मिट्टी मिलाई, पानी में चीनी मिलाई, या पानी के साथ कुछ लिक्विड मिला दिया, या बटर हो गया, क्रीम हो गया, जेली हो गया, ये सारी चीजों के लिए हम कैटेगराइज करके रखते हैं, उसको एग्जाम्पल रखते हैं। तो आपको याद रखना है मिल्क जो है वो क्या होता है? इमल्शन या पाइसन इसको बोला जाता है। मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है? ये इमल्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस नामक द्रव का उत्पादन करता है? विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज वाइल? तो इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पे अगर हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं, और बहुत कंफ्यूजन होती है, तो एक बार फिर से इस डायग्राम के साथ, जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा। देखिए बाइल जूस या पित्तरस जो है ये प्रोड्यूस तो लिवर करता है, लिवर के अंदर जो बिलिवर्इन और बिलिवर्ड्रिन सेल्स होते हैं ये इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको निकालते हैं। इकट्ठा ये गॉल ब्लैडर में होता है और निकलता बाइल डक्ट के थ्रू है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि ये द्रव उत्पादन कौन करता है, उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो आप बिना किसी डाउट के लिवर आप याद रखिएगा, ठीक है। लिवर जो है, देखो हो गया ना इसमें गड़बड़, गॉल ब्लैडर लिख रहे हो ना आप लोग, प्रोड्यूसेस लिखा है, अगर इसी प्रोड्यूसेस की जगह उत्पादन लिखा है हिंदी में, अगर इसी प्रोड्यूसेस की जगह मैं स्टोर लिख दूं, कौन स्टोर करता है या कौन संग्रहित करता है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। फिर आपको गॉल ब्लैडर लिखना है, लेकिन इसमें लिखा है प्रोड्यूस कौन करता है, बनाता कौन है, तो आपका आंसर जो है ना वो लिवर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम क्लास में करेंगे जब हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 210 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ अ पर्सन्स वेट इज 360 न्यूटन ऑन अर्थ देन हाउ मच वेट विल इट बी ऑन मून? किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पे यदि 360 न्यूटन है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा आपको बताना है। इफ अ पर्सन्स वेट इज 360, तो 360 न्यूटन तो वो वेट कर रहा है अर्थ के ऊपर, तो भार उसका चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? सेम रहेगा क्या? भार में कोई बदलाव नहीं आता है क्या? क्या रहेगा यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल कुमार कौशल, या 60 न्यूटन जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हम उसको 1/6 कर देते हैं, 1/6 कर देते हैं। जब भी वेट की बात होगी तो वेट बदल जाता है, ठीक है, 1/6 हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर द्रव्यमान या मास लिखा होता तो किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया होता, तब आपका आंसर 60 न्यूटन ही रहता। एग्जैक्टली, मतलब ग्रेट, 60 न्यूटन। तो मतलब जैसे मेरा मकसद है ना आपको रिवाइज कराने का, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग जिस तरीके से आंसर दे रहे हो तो बहुत ही सही चीज है कि आप लोग ऑलरेडी रिवीजन फेज में हो, तो मंडे से चीजों को थोड़ा लेवल अप करने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि इनमें से कौन सी है? ठीक है, सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर या फिर अदिश राशि जिनमें आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए जब हम बात करते हैं तो वेक्टर जो है वो क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रखती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका एनर्जी जो है, जबकि टॉर्क, मोमेंटम, ये दोनों आपकी अदिश राशि नहीं है, सदिश है, और एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? अब आप जरा बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ये बिल्कुल ये सारे टॉपिक जो है ना ये डिटेल में करेंगे, गॉल ब्लैडर वगैरह है या कोई भी जो चीजें। आज की क्लास का मेन मकसद है कि पता लगे भाई आप लोगों को किस सेक्शन में थोड़ी कमजोरी है, या जो एग्जाम है उनके लिए आप रिवाइज कर पाओ फटाफट। राइट तो बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वेलोसिटी जो है वो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास, टाइम, लेंथ, ये चीजें जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए अलग अलग दृष्टि की कम दूरी कितनी होती है? मतलब सिंपल, मैं आपको पूछूं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है तो क्या रहेगा, जल्दी से। मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, तो क्या रहेगा?
बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर, बिना किसी डाउट के विनीता, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ +10 सेंटीमीटर। मिरर है, लेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है। जब हम मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ रहती है, और जब हम यहाँ पे मिरर की कनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। लेंस के लिए ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मिरर कॉन्वेक्स पॉजिटिव है तो लेंस कॉन्वेक्स नेगेटिव होगा, और मिरर कॉनकेव नेगेटिव है तो लेंस कॉनकेव जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कन्वेक्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसी से रिलेटेड, अगर -20 सेंटीमीटर है फोकल दूरी तो मिरर जो है वो कैसा है आपको बताना है, तो बिल्कुल कनकेव जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये कनकेव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 216, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो ये स्फेरिकल मिरर जब पढ़ते हैं ना, है ना, जब ये स्फेरिकल मिरर करके पढ़ा जाता है आपका, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये अगर हमने इसमें से शीशा निकाल लिया मिरर, तो F जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी यहाँ पे है, रेडियस जो पूरा है उसका आधा यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। तो बिल्कुल 15 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 15 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी और अभिसारी दो तरीके के शीशे होते हैं। डाइवर्जिंग मिरर पूछा तो क्या होगा, तो अगर ये शीशे को यहां से पेंट कर दिया गया तो कॉन्वेक्स हो गया, इसके ऊपर कोई भी पड़ेगी लाइट प्रकाश तो वो कैसे जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे करके ये जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं यहाँ पे, अपसारी दर्पण इसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास 10 kg when it is thrown with the velocity of 4 meter per second। सिंपल फिजिक्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास के साथ, p के साथ, और ये होता किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी। तो 10 इंटू 4 किया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 40 kg मीटर पर सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो बिल्कुल फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बल का गुणनफल किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पे पानी डालने या पानी गुजरने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड में अगर आपने पानी इंक्लूड कर दिया या उससे वाटर को पास करा दिया तो जो गैस बनेगी उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, है ना। और ये एसिटाइलिन क्या है, इथाइलिन के साथ मैंने आपको बताया ना, इथाइलिन के साथ एसिटाइलिन भी बताई थी। तो बिल्कुल फ्रूट्स को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से जो है वो हम एसिटाइलिन को इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 221, सूक्ष्मजीवी द्वारा जैविक यौगिकों से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से भी जानी जाती है, द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट, तो फर्मेंटेशन आप याद रखिएगा, किण्वीकरण का प्रक्रिया या किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, तो सूक्ष्मजीवी द्वारा जैविक यौगिकों से अल्कोहल अगर आपको प्राप्त करना है तो आंसर क्या रहेगा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय, बायोडीजल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बायोडीजल जो है वो कौन से पौधे से उत्पादित किया जाता है ये भी आप याद रखिएगा, जेट्रोफा का एक प्लांट है और जेट्रोफा की खेती की जा रही है इसी कारण से, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बायोडीजल जो है वो प्राप्त किया जाए। तो U फॉर BAC जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो बिल्कुल U फॉर BAC को बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोने के नाम से जाना जाता है, लिक्विड गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, उसके रेट के हिसाब से भी है और जिस तरीके से ये इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है इसको,
उसके हिसाब से। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पेट्रोलियम जो है उसको अपन यहाँ पे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस विच थ्रू विच द डेप्थ ऑफ सी इज मेजर्ड बाय यूजिंग द साउंड वेव्स। जिस उपकरण के माध्यम से समुद्र की गहराई ध्वनि तरंग के उपयोग से नापी जाती है उसको क्या बोलते हैं। और ये चीज जो है वो शिप्स में नीचे लगाई जाती है, ठीक है, शिप्स के नीचे लगाई जाती है ताकि आपको यहाँ पे समुद्र की गहराई में कोई भी चीज कितने दूर से आ रही है, कोई भी शिप है वो अगर सामने से आ रही है तो ताकि आपको उसका रास्ता पता लग जाए। तो बिल्कुल सोनार जो है वो करेक्ट आंसर, बिल्कुल सोनार जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन का, आपके स्क्रीन पे, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग इज। मानव शरीर के कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के लिए आपको ये पूछा है, इसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग एग्जाम्स में ना अलग अलग मिलते हैं। कई एग्जाम में इसमें ऑप्शन दिए होते हैं 32, कई एग्जाम में इसके ऑप्शन दिए होते हैं 33। तो जो भी ऑप्शन दिया हो आप उसको टिक कर दीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं ये। तो 33 आप याद रखिएगा, मानव शरीर में कशेरुकी खंड कुल कितने होते हैं, तो आपको 33 याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज। शरीर में, मानव शरीर में सबसे कठोर चीज किसको बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमारे टीथ, हमारे दांत की जो कैपिंग होती है ना, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो हमारे मानव शरीर की सबसे कठोर चीज है। और यही इनेमल जो है अगर आपके फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे ये जो इनेमल है ये खराब भी हो जाता है। तो टूथ इनेमल करके आप याद रखिएगा, ये मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट इसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुर और सींगों का निर्माण होता है। तो ये एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो केराटिन आपको याद रखना है, जिससे हमारे बाल, प्रोटीन जिससे हमारे बाल और नाखून बने हैं उसी में कैटेगराइजेशन होती है, अल्फा प्रोटीन, गामा प्रोटीन ऐसे करके। तो केराटिन जो है वो केराटिन जो है वो मदद करता है इस चीज को बनाने के लिए भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट विथ कंपाउंड लीफ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आपको लगेगा कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी और अभी जो पेपर एसआई का हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से जो मोनोकॉट, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें विनेशन क्या होती है। तो कई बार तो भाई देखो विनेशन ही नहीं पता होती ना कि विनेशन ही क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आपको पूछे जाएंगे जरूर। तो जब आपको याद रखना है, कंपाउंड पत्तियां वो होती हैं जिसमें एक ही पत्ती से ना बहुत सारे हिस्से निकल रहे होते हैं, जैसे कि ऐसे है और उससे बहुत सारे ऐसे ना हिस्से निकल रहे हैं काफी सारे इसमें से, तो वो कंपाउंड लीफ होती है। जैसे कि इसमें कोकोनट आपका बिल्कुल सही एग्जांपल है, नारियल है, पाम ट्री है, या फिर जो आपकी ये नीम का पत्ता होता है वो भी कंपाउंड लीफ जो है बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोकोनट जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, क्लास कब तक चलेगी, तो भाई 228 क्वेश्चन पे मैं आ चुकी हूँ, 228 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 250 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराने, तो मात्र 12 क्वेश्चन और बचे हैं। तो जल्दी से आप इनके भी आंसर्स करेक्ट करके दीजिए, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अनेशिक फलन, इनमें से कौन सा अनेशिक फलन होता है। तो पार्थेनोकार्पिक उसको बोलते हैं जो सीधा फूल से फल बन जाता है, ठीक है, सिंपल है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। जो सीधा फूल से फल बन जाता है बिना बीच में फर्टिलाइजेशन करे हुए, निषेचन की प्रक्रिया बिना करे हुए बन जाता है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बनाना रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, 12 थोड़ा ना बचे, 22 बचे। ओके, 238 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। पुष्प भाग जो, मैं देखो 12 इसलिए बोला ताकि आप भागो नहीं जल्दी से उठ के, है ना। 12 बोलूंगी तो आप रुके रहोगे ना, मैं बोलूंगी 22 24 तो आप पहली बोलोगे यार ये अभी तो 24 क्वेश्चन करने हैं, नहीं ऐसे करके 12 ही है, ठीक है, टेंशन नहीं, फटाफट करा दूंगी मैं आपको। थोड़ा सा चीजें आप बस आंसर करिए जल्दी से, बिल्कुल बनाना जो है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन।
पुष्प का वो भाग जो कि पराग अनाज पैदा करता है, तो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट में एंथर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, एंथर के द्वारा रिलीज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, गाजर नारंगी रंग की क्यों होती है? कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज आपका कैरेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखो विटामिन ए, है ना, गाजर खाया तो मतलब आंखें अच्छी हो जाती हैं, गाजर का जूस पिया तो आंखें अच्छी हो जाती हैं। आंखों के लिए कौन सा विटामिन होता है? कैरोटीनॉइड, तो गाजर में भी क्या होगा? कैरोटीनॉइड, ठीक है, तो कैरोटीनॉइड करके आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, स्टेम जो है वो क्या होती है? अब देखो इस क्वेश्चन को देख के तो आपको नहीं समझ आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो कई बार सिर्फ क्वेश्चन से जज नहीं करना है, हो सकता है कुछ और आपको कॉन्टेक्स्ट हो। स्टेम क्या है? कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स का मेन पार्ट और ऐसे करके, लेकिन ये पूछा है फोटोट्रॉपिक के हिसाब से, तो स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जाती है, लाइट से दूर जाती है, थोड़ा सा ऐसे करके, तो आपको याद रखना है स्टेम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, सकारात्मक फोटोट्रॉपिक, मतलब जहां पे धूप आएगी सूरज आएगा वो उसी की तरफ झुकना शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, मूल रोम कहां से निकलते हैं? रूट हेयर अराइज फ्रॉम, तो एपिडर्मिस आपको याद रखना है, रूट हेयर्स जो है वो बिल्कुल बाहर, एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे बाहर की त्वचा, जैसे हमारी ये स्किन है तो ये हमारी स्किन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है ना, क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है, तो बिल्कुल आपको एपिडर्मिस याद रखना है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, द गेमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस में बायो नहीं पढ़ी है तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी में पूछा था आरआरबी में, तो ये द गेमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस, किसमें? युग्म को भिद को प्रोथैलस बोलते हैं, तो टेरिडोफाइट आप सिंपल याद रखिए, प्रोथैलस जो है वो टेरिडोफाइट के लिए बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे, विच फ्रूट हैज इट सीड्स आउटसाइड, तो ऐसा कौन सा फल आप खाते हो जिसका बीज उसके बाहर होता है? तो इसके आंसर्स तो देखने बनते हैं, है ना, तो ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज उसके बाहर की साइड में लगे होते हैं? बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं वो उसकी ऊपर की साइड, ऊपर की परत में लगे होते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी करके आपको याद रखना है, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, तो स्ट्रॉबेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, तो अगर आरबीसीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देखो एक हर चीज की एक स्टैंडर्ड चीज है, आपके शरीर के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए कि आपके अंदर ब्लड कितना है, तो आपको क्या आप जनरली बोलोगे? 5040 मिलीलीटर या 5 लीटर जो है वो पूरा ब्लड रहता है यहाँ पे, तो अगर 5 लीटर बोला है, राइट, ऐसी हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिए कि जब भी आरबीसीज की संख्या आपकी बढ़ जाती है, जो कि एक स्तर नॉर्मल होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे ल्यूकेमिया करके इसको टर्म करते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया में तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, ल्यूकेमिया आपको याद रखना है, इसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये कैंसर वाला चीज है, मतलब इंक्रीज्ड आरबीसी जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कैंसर वाली सिचुएशन होती है, ल्यूकेमिया करके इसको टर्म किया जाता है। अनीमिया में तो कम होता है ना, अनीमिया में आपको याद रखना है आरबीसी का नंबर कम होता है, बढ़ता नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, कैक्टस को और किस नाम से जाना, देखो अच्छा ठीक है, कैक्टस को किस नाम से जाना जाता है? जब हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, जिनको धूप चाहिए हमने क्या बोला? हेलियोफाइट्स, है ना, जिनको नमक ज्यादा चाहिए तो उनको हम हेलोफाइट्स बोल देते हैं, जिनको नॉर्मल ग्रो कर जाते हैं उनको हम मीजोफाइट बोल देते हैं। अब जैसे कैक्टस है उसको पानी की जरूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल आपको जीरोफाइट याद रखना है, जीरोफाइट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नोन एज, प्रकाश का निर्माण, प्रकाश को इस्तेमाल करके जो जीव अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, उनको ऑटोट्रॉफ्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स करके उसको बोला जाता है,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा ऐश, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश, सोडा राख का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 जो है वो सही फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन नंबर 241, देखो अब तो सही बता रही हूँ ना मैं, 10 क्वेश्चन रह गए मात्र आपके, तो 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। 241 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट इज, तो एंजियोस्पर्म पूछा है तो सिक्वोया जाइजेंटम एंजियोस्पर्म नहीं है, और यूकलिप्टस जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? एक यूकलिप्टस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 आपकी स्क्रीन पे, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट नॉन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो जरा अब आप इसका जब क्वेश्चन देखोगे, पृथ्वी पे सबसे बड़ा और सबसे भारी गैर कशेरुकी जीव कौन सा है? तो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना, देखते के साथ आपने वेल देखा, टिक कर दिया, वेल के ऊपर अफ्रीकन एलिफेंट नीचे लिखा है, वेल नहीं दिखा तो अफ्रीकन एलिफेंट टिक कर दिया, और आपको लगा आपका आंसर ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है, इसमें आपको इनवर्टिब्रेट पूछा है, गैर कशेरुकी या अकशेरुकी पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ना, देखिए बिल्कुल मुझे पता है ना, आप लोग एलिफेंट तो आंसर दोगे ही दोगे, वेल तो आंसर दोगे ही दोगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़े ही नहीं हो। इनवर्टिब्रेट पूछा है ना, एलिफेंट इनवर्टिब्रेट है नहीं, एलिफेंट तो मैमल है, वेल इनवर्टिब्रेट है क्या? अकशेरुकी है नहीं, वो भी कशेरुकी है और मैमल है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि आपका गैर कशेरुकी जीव अगर आपको पूछा है तो जाइंट स्क्विड, जिसका एक जो बहुत बड़ी साइज की जो बस होती है ना वॉल, वो उससे बड़ा उसका पूरा साइज होता है, तो जाइंट स्क्विड नॉन इनवर्टिब्रेट या फिर नॉन इनवर्टिब्रेट, हाँ, या फिर आपके जो अकशेरुकी होते हैं उसमें सबसे बड़ा जीव बोला जाता है, जाइंट स्क्विड जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए टेलीस्कोप जिससे दूर की चीजें देखते हैं, कन्वेक्स लेंस इसमें इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आरबीसीज का अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज्ड आरबीसीज की कंडीशन होती है, यही है ना? ओके राइट, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इंक्रीज्ड आरबीसी कंडीशन अगर ब्लड में है तो आपका ये ल्यूकेमिया करके टर्म किया जाता है, सीमा से अधिक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन आपको याद रखना है, तो CaCO3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लाइमस्टोन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट करके हम टर्म करते हैं, तो CaCO3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या इनमें से जो आपके नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल आपको बोला जाता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप देखो वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं वो तो चिकन खा लिया, फिश खा ली, उससे अपना प्रोटीन का पूरा कर लेते हैं पार्ट, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन खाओ, ठीक है, फील भी वैसा ही आता है नॉन वेज वाला। तो सोयाबीन जिसके अंदर 36 ग्राम प्रोटीन होता है, मात्र 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 36 ग्राम प्रोटीन होता है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, टर्मरिक किस चीज का मॉडिफिकेशन है, या हल्दी किस चीज का विकसित रूप है? तो स्टेम आपको याद रखना है, ये स्टेम का विकसित रूप है। नेक्स्ट देखिए, हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन, हिमेटोपोइसिस कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो आपको याद रखना है, हिमेटोपोइसिस जो है वो बोन मैरो के अंदर होता है, और बोन मैरो ही वो जगह है जहाँ पे आपके आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की संख्या जो है वो क्या होती है? बनती है। आपके शरीर में सबसे ज्यादा आरबीसीज, जैसे डब्ल्यूबीसी बना है, आरबीसी बना है, तो कौन बनाएगा? अस्थि मज्जा या बोन मैरो जो है वो बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग, विच ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर डिजीज? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मानव शरीर में अंग जो प्रभावित होता है एल्जाइमर से वो क्या रहता है? ब्रेन आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रेन जो है, इसमें एल्जाइमर में क्या होता है कि लोग
भूल जाते हैं, शक्ल भूल जाते हैं, फेसेस भूल जाते हैं, तो एक बार उनको आप रिमाइंड कराओ तो ही उनको याद रहता है। या उनके ब्रेन की कुछ % मेमोरी लॉस हो जाती है जो किसी एक फेज से इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उस चीज को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो इट्स रिलेटेड विद व्हाट, ब्रेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, यस अब तो सही बोला ना मैंने, 250th क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो आपको B1, B2, B6, B5, B3, B9, B12 है ना, कितने सारे विटामिन बी हैं। इनके सबके अगर आपको केमिकल नाम है तो आप याद है, मतलब तो आप इसका आंसर दे पाओगे, या फिर आपको बाकी सारे विटामिन के नाम याद हैं तो आप दे पाओगे। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कि हाँ, एल्जाइमर रोग जो है वो काफ़ी सारे कभी कभी स्टीफन हॉकिंस का ही नाम अभी यहाँ पे किसी ने लिया है, तो बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगी मैं। एल्जाइमर रोग जो है वो स्टीफन हॉकिंस को भी हुआ था, लेकिन फिर भी स्टीफन हॉकिन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एवर साइंटिस्ट बोर्न ऑन इंडियन सॉइल, ये आपका वर्ल्ड सॉइल पे, सॉरी। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि छोटी मोटी बीमारियों से लड़के भी आप कुछ कर जाते हो। एक डायलॉग है ना, हर कोई शांत तूफानों में तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन लहर में और तेज लहरों में अगर कोई तैर के दिखाए तो होती है ना हिम्मत। तो उसी तरीके का बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन बी के लिए नहीं बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी के लिए यहाँ पे बोला जाता है। तो 250 क्वेश्चंस आज के। अब आपका काम क्या है, आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, ठीक है, और ये इन चीज़ों को कल जो है वो वापस कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के साथ। 250 क्वेश्चंस आपके कल करेंगे। एक दिन में तो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना, एक दिन में तो यहाँ पे थोड़ा बोझ पड़ जाएगा। पढ़ोगे हो नहीं आप 500 क्वेश्चन, फालतू में लगेगा कि एवी करा दिए। तो बेसिकली करना क्या है, आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है, इसीलिए गैप लिया है थोड़ा सा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो और हाँ, ये चीज़ें जो हैं, ये साइंटिफिक टर्म्स और ये सारी चीज़ें मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने क्लास में नहीं की हो। तो और जिन्होंने ये क्लासेस पिछली अटेंड नहीं की थी तो उनको मैं बता देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ करके आज प्री रिविजन कर लीजिए। मंडे से जो क्लास होगी उसमें डिटेल में करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और हाँ, ये मैं आज भी बोल रही हूँ और कल भी बोलूँगी, क्लासेस किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की त्रुटि या छोटी बहुत एरर हुई होगी तो गाइस सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 500 क्वेश्चंस बनाने में एक आधा चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, जैसे कुछ वर्ड्स वगैरह में या कहीं पे। तो बिल्कुल उसको यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी गलती होगी तो क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो स्टार्टिंग से लेके ये 2.5 घंटा हो गया ना, 2.5 घंटा जो लोग मेरे साथ में यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक रहे हैं ना, तो गाइस थैंक यू सो मच टू यू। और कल भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल भी आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि मैं आपको 500 क्वेश्चंस करा पाऊँ। तो गाइज इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे बच्चों ने इसकी डिमांड की थी तो भाई मैंने आपकी बात मानी है, ठीक है। ओके, कल भी ये स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पीडीएफ आपको इसकी बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। आज ही अपलोड मैं करा देती हूँ इसकी पीडीएफ। तो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, अभी आज तो बोलना बनता है, सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।